नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आईक्यू पर। और इस वीडियो में मैंने सीटेट की जो मैथ्स का पोर्शन है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। और जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। जो पेडागोजिकल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर कवर कर लूँगा। अभी यहाँ पर जो टॉपिक से रिलेटेड मैथ है उनको कवर किया है। और इस वीडियो में लगभग 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे लगे कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं अगले एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है इसमें आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को कवर किया है। और अभी इस वीडियो में शायद 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद मैं 2 या 3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस को और कवर करूंगा। कम से कम 100+ क्वेश्चन करवा दूंगा। वीडियो पूरा देखना, पक्का आपके लिए लाभदायक होगा और एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एक बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। इन्हीं सब बातों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो इस तरह क्वेश्चंस हमने देखे कि काफ़ी पेपर्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हम स्थानीय मान और जातीय मान का जो अंकित मान का यहाँ पर मुद्दा है उसको जरूर सीख लें। बस हमें क्वेश्चंस सीखना जरूरी नहीं है, हमें ये जरूरी है कि जो टॉपिक पूछा जा रहा है उस टॉपिक को कवर करने के लिए इन क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी सीखेंगे साथ साथ में, तो हम टॉपिक को सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है तो 29,503 लिख लेते हैं। अब इसमें अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या होगा? 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे जितनी संख्याएं हों उतने जीरो लगा दो बस। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500 हो गया। क्लियर? और इस संख्या में 32,071 में 7 का अंकित मान, अंकित मान क्या होता है? वही संख्या। अंकित मान या जातीय मान एक ही बात होती है। अंकित मान, अंकित मान या जातीय वैल्यू, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान एक ही बात होती है। तो यहाँ पर 7 का अंकित मान कितना होगा? 7 ही होगा। ठीक, अगर स्थानीय मान पूछा जाता 7 का तो 7 के आगे एक संख्या थी, जीरो लगा देते। समझ पाए आप बात को? तो अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर समझ पाए। अंकित मान कैसे निकालेंगे? अंकित मान जो संख्या जो लिखी होती है वही अंकित मान होता है। यहाँ पर 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर अगर पूछा 9 का अंकित मान कितना होगा? 9 होगा। अगर 9 का स्थानीय मान पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 के आगे जितने संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दो, बस 9,000 हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्वेश्चन ये था कि 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना? 500, और 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान कितना? 7। तो 500 और 7 का अंतर पूछा गया है, घटा दीजिए बस। अंतर मतलब घटाना, 493 आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो आप अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में समझ गए होंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन आए इस तरह का आप कर पाएंगे, क्योंकि अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है और बेहतर ढंग से आपको बताने की कोशिश भी की है कि आप कैसे समझ सकते हैं और स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान, तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 और आगे कितने संख्याएं हैं? 3, तो 3 जीरो लगा लो। तो ये हो गया स्थानीय मान। ठीक, 6 का। अब 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 56,431 में 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 4 ही होगा, अंकित मान या जातीय मान। ठीक, तो ये हो गया 4। अब इनका क्या पूछा गया? अंतर। तो घटा दें 6,000 से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5996 आंसर हो गया। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ गया ना स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। यहाँ पर अगर 5 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 के आगे कितनी संख्या है? 4, तो 4 जीरो लगा दो बस। 4 जीरो चिपका दिया, आंसर हो गया। इसमें 5 का पूछ लिया, इसमें 6 का पूछ लिया तो 6 के आगे 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो चिपका दो, स्थानीय मान हो गया। 3 का अंकित मान पूछ लिया जाए तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 5 का अंकित मान पूछा जाए तो 5 ही होगा। इसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया था कि अंतर बताओ, आपको गुणा पूछ सकता था। 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का गुणा बताओ। तो गुणा बताने के लिए क्या करना था? 6,000 गुणे 5 कर 4 कर लेना था, बस आंसर आ जाता 24,000। अगर पूछता तो जोड़ भी पूछ सकता था तो जोड़ देते, घटाना पूछ सकता, पूछ लिया है उसमें तो कर दिया हमने ना।
हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, बस क्वेश्चन लग जाएगा। अब अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। तो इसमें 62, 51, 62, 51 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50 हो जाएगा। और 65, 21 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 5 के अंक कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए। इनका 8 पूछा गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5550 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आ गया 5550। ओके, तो स्थानीय मान, जातीय मान के बारे में आप समझ गए होंगे और इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और मैंने इसीलिए कवर किया कि हर तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह का। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं अच्छी तरह से, क्वेश्चन को वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 और 3 जीरो, क्योंकि 3 संख्याएं आएंगे, 3 जीरो लगा लिए, स्थानीय मान हो गया। प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600, बराबर 7 गुणे, यहाँ पर कुछ संख्या भरनी है, तुरंत स्थान में क्या भरा जाता है, अभी कितना हो गया, 5600 हो गया। 5600 जब यहाँ पर हो गया तो 7 में कितने का गुणा करेंगे, 5600 हो जाए। मान लो यहाँ पर हमारा a है या x मान लेते हैं, यहाँ पर एक x संख्या है हमारी, तो 7 से भाग कर दें क्योंकि गुणा में है, जब इधर गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक, या हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, कितना भरें, यहाँ 8 भर दें, 800, तो हमें 5600 मिल जाएगा। सॉरी 800 भरना है, 800, तो यहाँ पर 800 भर दें, हमें 5600 मिल जाएगा। या हम 7 से भाग कर दें तो हमें 800 आ जाएगा x की वैल्यू। समझ गए, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर 800 भर दो, ऑप्शन उठा के एज्यूम कर लिया, इतना सरल सवाल है। या हम मैथमेटिकल जो अप्रोच होती है कि गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो 5600/7 कर सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 800 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो स्थानीय मान और जातीय मान की जो अप्रोच है वो समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर सीटेट का एग्जाम जो भी हो रहा है उसमें क्वेश्चन आ रहा है टाइम से रिलेटेड, तो हम टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर कर लें और समझ लें टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं। हालांकि इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन होता है। आप जैसे हिसाब किताब जोड़ते हैं उस तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि हम इतने बजे निकलेंगे तो कितने बजे पहुँचेंगे, इस तरह से सवाल होता है, बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, तो आराम से आप वहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए 2-4, जिससे और एक समझ विकसित हो जाए कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, और इसीलिए सवाल हमने कवर किया है। कह रहा एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को, अब फ्राइडे को रेलगाड़ी निकलती है। ठीक है, शुक्रवार को कितने बजे निकलती है, 13:15 का, मतलब 1:15 पर निकलती है। ठीक है, 13:15 मतलब 1:15। ठीक, और अगले दिन शनिवार को, सैटरडे को 7:30 बजे, और 7:30 बजे पहुंचती है। 7:30 बजे अब ये शाम वाला टाइम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे वाली घड़ी दिखा रहा है, 24 घंटे वाला 13:15 से 7:30 मतलब सुबह पहुंच रहा है। ठीक है, ये 7:30 सुबह का टाइम है, शाम का होता तो वो 19 होता। ठीक, 19:30 होता। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई कि 7:30 कौन वाला टाइम है, ये सुबह वाला टाइम है, और ये दोपहर में 1:15 हुआ है, 1:15 मतलब 13:15। अब यहाँ से पहुँचने में हम क्या करें कि रात के 12 बजे होंगे, रात के 12 बजे होंगे, ऐसे समझ लीजिए रात के 12 बजे होंगे। रात के 12 से सुबह 7:30 बजे तक कितने घंटे हो गए, 7 घंटे, 7.5 घंटे ये हो गए, 7.5 घंटे ये हो गए, 7.5 घंटे हो गए, प्लस 1:15 से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो हम 1:15 से लेकर के अगर देखें तो हम कहें कि 1 से 12 तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, 11 घंटे। लेकिन 11 घंटे तो नहीं लग रहे ना, 15 मिनट ये कम लग रहे हैं, तो 10 घंटे 45 मिनट, 10 घंटे 45 मिनट, 10 घंटे 45 मिनट, 10 घंटे 45 मिनट, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 7 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट। क्लियर, तो 7 घंटे 30 मिनट इधर और ये 10 घंटे 45 मिनट इधर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो 10 घंटे 45 मिनट, 10 घंटे 45 मिनट और 7 घंटे 30 मिनट। क्लियर, इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देखो 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 75 मिनट का कोई घंटा होता है, इसमें 60 मिनट निकाल लीजिए, 60 मिनट इधर से निकालेंगे
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 17 घंटे के 18 घंटे हो जाएंगे और यहाँ 60 मिनट निकाल लिए तो कितने बचे, 15 मिनट। 18 घंटे 15 मिनट। क्लियर, हमारे जोड़ने में इतना आ गया, क्लियर हुआ। इसमें हमारा 1 घंटा शामिल है क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट है ये, तो 1 घंटा हम इधर जोड़ देना 17 में, तो 18 घंटे 15 मिनट हो गया आंसर। समझ गए ना जोड़ना इस कैसे लगाएंगे सवाल को, टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। आज फ्राइडे से लेकर शाम तक जाएंगे, रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से सैटरडे के 7:30 बजे तक जाएंगे, तो 7.5 घंटे वो हो गए और 10 घंटा 45 मिनट इधर हो गए। इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ना तो हमने सिखाया ही है आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर सीटेट एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, चाहे आप पेपर एनालिसिस कर लीजिए, पेपर उठाकर देख लीजिए, इस तरह का सवाल आपको पक्का मिलेगा। क्लियर, और ये पेपर से ही सवाल लिया है हमने। अगला सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर सुबह चलती है, ठीक है, क्योंकि एएम लिखा हुआ है इसका मतलब सुबह चलती है। अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या है? हम कहें 6:14 से अगर हम इसमें 13 घंटे जोड़ दें, 13 घंटे 48 मिनट जोड़ दें, ये एएम से जा रही है ना, 13 घंटे 48 मिनट जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, 4 1 5 1 6 और 6 3 9 और 19 घंटे 19 62 हो जाएगा। अभी समझना है 19 62, ठीक, टाइम होगा 13 घंटे जोड़ दिया तो टाइम ही पहुंचा, ये टाइम हो गया 19:62 पर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता 62 मिनट हो जाए, तो यहाँ पर जो 60 मिनट एक्स्ट्रा है उसे 1 घंटा बदल लें, इधर कितना हो जाएगा 20 घंटे 20:02 मिनट 20:02 मिनट 20:02 मिनट कितना टाइम होता है, 20 बजकर जो टाइम होता है 2 मिनट वो टाइम होता है 8:02 मिनट, ठीक, 8:02 मिनट। और यहाँ पर 8:02 मिनट हमें ये भी नहीं देखना है कि एएम पीएम होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टाइम दिया गया 8:02 मिनट, तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, इतना क्लियर, क्योंकि इस 62 तो हम लिख नहीं सकते ना, इसको 1 घंटा इधर निकाल के लिखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20:02 मिनट। 20:02 मिनट अगर हम 12 के हिसाब से जोड़ें तो कितना हो जाएगा 8:02 मिनट, तो ये आंसर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। क्लियर, अगला देखते हैं। जब क्वेश्चन है कि जब दिल्ली में 8:49 हुए होते हैं शाम के, तब सिडनी में अगले दिन का 1:19 हुआ होता है सुबह का, ठीक है। तो 8:49 ये है शाम का टाइम पीएम, ठीक है। और यहाँ पर सिडनी में कितना है, ये दिल्ली है, और सिडनी में कितना टाइम है इस समय, सिडनी में 1:19 है टाइम सुबह का। क्लियर, तो हम ये देखें कि दिल्ली और सिडनी के टाइम में अंतर कितना है, दिल्ली और सिडनी के टाइम में अंतर कितना है, ठीक है, दिल्ली और सिडनी के टाइम में अंतर कितना है। तो 8:49 मतलब 9 बजने में 11 मिनट कम, ठीक, तो हम इसको 9 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 9 मान लेते हैं, 11 मिनट और जोड़ देंगे जहाँ पर 9 मान लेते हैं। 9 बजे से 1:19 तक कितना टाइम होगा, 12 तक जाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे, और 3 घंटे में प्लस 1 घंटा 19 मिनट, क्योंकि हम 12 पर पहुंच चुके, 12 से आगे कितना 1 घंटा 19 मिनट, 1 घंटा 19 मिनट, तो कितना टाइम हुआ 4 घंटे 19 मिनट, 4 घंटे 19 मिनट ये हो गए। और इधर हमने ये 11 मिनट छोड़ रखा है ना, इससे पहले का टाइम है, तो 11 मिनट ये वाला, क्योंकि 8:49 से 9 तक जाने में 11 मिनट लगा, तो 11 मिनट ये वाला। तो टोटल अंतर कितना हुआ 8:49 से 1:19 के बीच, 11 मिनट इसमें अगर और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 3 4.5 घंटे। टोटल अंतर कितना है, दिल्ली और सिडनी के टाइम में जो अंतर है वो कितना है 4.5 घंटे है। तो आप पूछ रहे हैं कि दिल्ली में अगर 11:19 हुआ है सुबह का, तो सिडनी में क्या टाइम होगा, तो सिडनी में क्या टाइम होगा, 11:19 अगर दिल्ली में है सुबह का, तो 4.5 घंटे इसमें और जोड़ दें हम, 4 घंटे 30 मिनट, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो 15:49 हो जाएगा, 15:49। और ये अगर सुबह का टाइम है 11:19 मतलब दोपहर तरफ है, ये एक तरह से दोपहर से पहले का टाइम है, तो 4.5 घंटे जोड़ेंगे तो शाम का टाइम होगा, पीएम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 15:49, मतलब 3:49, ठीक है, 3:49, और ये शाम का टाइम होगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड 3:49। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, निकालना है टाइम कितना अंतर है, और दूसरा क्वेश्चन उसी में ऐड कर दिया है, दिल्ली में समय इतना है तो सिडनी में क्या होगा। अब ये भी दे सकता था कि सिडनी में इतना समय है तो दिल्ली में क्या होगा, तो घटा देते 4 घंटे 30 मिनट। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर की, और स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एस बराबर डी अपान टी, एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है टाइम कितना होगा, तो टी को इधर ले आते हैं, एस को भाग कर देते हैं, तो टी क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा डी अपान एस, मतलब दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर अलग अलग हमें दूरी तय की, अलग अलग चाल से तय की। तो पहले जब 16 किलोमीटर चल रही है जूही, तो 16 बटे 15 टाइम लग रहा है। अब ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इतने घंटे टाइम लग रहा है। ठीक है, इतने घंटे टाइम लग रहा है। प्लस उसके बाद है कि 20 किलोमीटर 50 की चाल से तय की, तो इतने घंटे टाइम लगाइए, 2/5। ठीक, 0 कट जाएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे, अगला जोड़ देंगे, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, इसके बाद इसमें जोड़ देते हैं कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो इतने घंटे पहले टाइम लगा बाइसिकल द्वारा, इतना स्कूटर द्वारा लगा, इतना कार द्वारा लगा। अब ये घंटे में है सब, ये जो कुछ टाइम है ये सब घंटे में है। तो इसमें क्या करें, इसको 60 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि मिनट में पूछा गया, मिनटों में क्या था, तो इसमें 60 से मल्टीपल करते हैं, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 से मल्टीपल करते हैं, तो ये मिनट हो गया। अब ये मिनट लिख गए और ये मिनट लिख गए, हमने अलग अलग इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पर कटता हुआ हमें दिख रहा है, इसलिए कर लिया। नहीं तो हम पहले क्या करते, जोड़ते, फिर उसके बाद 60 से मल्टीपल करते लास्ट में, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करते कि 16/15 और 20/50 और 50/60, इनका एलसीएम लेते, 300 आ जाता। ऐसे करके इसको सॉल्व करते, और यहाँ पर 320, इस तरह से 15, 30, 20, हाँ ठीक, इस तरह से सॉल्व करते इसको। फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसमें 60 से मल्टीपल कर देते, क्योंकि वो घंटे में टाइम आता है उसको मिनट में चेंज कर देते, तो इस तरह से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कट रहा है, 15 से ही 4 बार कट रहा है, इसलिए हमने 60 से मल्टीपल अलग अलग कर लिया। यहाँ पर देखो ये 0 0 कट जाएगा, 5 से ये 12 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ 10 बार कट जाएगा। ठीक है, या 60 से 60 काट लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया, 50 आ गया, ये 24 आ गया, ये 64 आ गया, तो 64 + 24 + 50। अब कितने मिनट हो गए ये, 4 4 8 मिनट, और इधर 5 2 7 6 13, 138 मिनट। तो यहाँ पर हमें सिंपल लगा तो इसलिए कर लिया हमने ऐसे। आप भी कर सकते थे ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जोड़िएगा, अभी कितना आ जाएगा, 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 प्लस, और ये आ जाएगा 5, तो 250। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ के फिर उसके बाद 60 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, तब भी 38 मिनट, 138 मिनट आएगा, और ऐसे भी 138 मिनट आएगा। इस तरह से थोड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन सीखने हैं, रिवाइज करने हैं, और ये वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो पक्का आप क्वेश्चंस को नहीं छोड़ कर आएंगे, समझ पाए होंगे तरीका कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है, जनरली सॉल्व करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में मैंने दो तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन करवाया था हमने स्थानीय मान और जाति मान से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन हमने करवाया टाइम से संबंधित वाला। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी कवर करने की कोशिश की है। और ये क्वेश्चन है कि 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, 15, 24, 45 का सबसे बड़े सर्वगुणज गुणनखंड बराबर है, डिवाइड करना है। कह रहा है 200 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। सबसे छोटा सारगुणज का मतलब है लासा। सबसे छोटा सारगुणज का मतलब है लासा। या आप अगर नहीं समझ में आता है जब हिंदी में कोई वर्ड, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इंग्लिश वाले पोर्शन में, जो पेपर में इंग्लिश वाला पोर्शन दिया गया होता है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर केवल लासा के बारे में लिखा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक लिख रखा होगा, और दूसरी इंग्लिश नहीं लिखी होगी, तो वहाँ पर एलसीएम लिखा होगा, तो वहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बट ये भी आना चाहिए, सबसे छोटा सारगुणज मतलब लासा, और सबसे बड़ा सारगुणनखंड, सबसे बड़ा सारगुणनखंड तो मासा। ठीक है, मासा, एससीएम। क्लियर, सबसे बड़ा सारगुणनखंड बोले तो एससीएफ, और सबसे छोटा सारगुणज बोले तो लासा, एलसीएम।
क्लियर। तो 30, 45, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करें इस तरह से तरीका जो होता है भाग में से, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं थोड़ा, और इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं लासा निकालना हमको। तो लासा 30, 45 और 60 का लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लीजिए। आप अगर ना निकाल पा रहे हो, डायरेक्ट ना लिखना चाह रहे हो तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लासा ऐसे निकालेंगे, भाग भी से लासा निकालना होता है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कितना 45 कटेगा नहीं, और ये आ जाएगा 30। एक बार 2 से और कर लेते हैं डिवाइड, 15 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। आपने सीखा होगा ये सब बहुत अच्छी तरह से, क्लास 5th में और क्लास 6th में भी सीखा होगा शायद जहाँ तक। और ये आ जाएगा। अब हम 5 से इसको डिवाइड 3 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं डिवाइड, 5 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये 5 बार जाएगा। अब हम क्या करें, 3 से एक बार और कर लेते हैं, 5 बार जाएगा, 15 ये जाएगा 5 बार, और ये 5 तो 5 ही बना रहेगा, जा नहीं रहा वहाँ पर भाग। अब 5 से एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, जब तक एक नहीं होता तब तक हम भाग करते रहते हैं, ठीक। तो लासा कितना आ गया, इनका सबका मल्टीपल कर लेंगे तो लासा आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 6 5 6 के 30 5 3 15 3 18 180, ठीक। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लासा, जिन लोगों ने डायरेक्ट लगा निकालना सीखा हो तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन है लासा लिखना। यहाँ पर देखो, जैसे हमने ये लासा इस तरह भाग 20 से निकाला है, उसको अगर डायरेक्ट लिखना होता तो क्या होता है, लासा हमेशा जो संख्याएं होती हैं उसमें बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, या तो बड़ी संख्या ही लासा हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 60 हमारा लासा हो सकता है, या तो 60 में 45 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 60 और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम 15 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 15 से तो 60 में भाग जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, तो 3 यहाँ पर लिख लो। अब 30 से भाग जा रहा है इसमें, हाँ जा रहा है, 60 में चला जा रहा है, तो लासा कितना हो गया, 160 हो गया, सॉरी 180 हो गया, 180 लासा हो गया। इस तरह से भी देख सकते थे, या आप इस तरह से ही निकालिए भाग बेस से, क्योंकि इतनी जल्दी से हर तरीका नहीं सीख सकते हैं, बट अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। तो लासा हो गया 180, और वो कह रहा 200 और 400 के बीच में जो सार गुणज है सबसे छोटा वो। अब हम कह रहे हैं कि 180 तो हमारा 200 से नीचे है, तो हम कह रहे हैं कि सार गुणज इसका 180 हो सकता है। ये सार गुणज का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं से भाग चला जाएगा, तो 180 में जाएगा, 180 का दूना जो 360 होगा उसमें भी भाग जाएगा इन दोनों से। 180 का दूना जो है ये 360 हो गया, ये भी सार गुणज है। अचानक से वेबकैम बंद हो गया, पता नहीं क्यों, डोंट वरी, आप वेबकैम नहीं चला रहे हम, ऐसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी समझ लीजिए, स्क्रीन पर हम लिख तो रहे हैं और आवाज़ आ रही है प्रॉपर। तो हम ये कह रहे थे कि 180 जो है, 180 ये तो 200 से छोटा है, बट हमें 200 और 400 के बीच में जो सार गुणज है वो चाहिए। तो 200 और 400 के बीच में 180 का दोगुना 360 आ जाता है। तो पहली लाइन जो थी 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार गुणज जो होगा वो 360 होगा, क्लियर। इसको डिवाइड करना है 360 को हमें 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब 15, 24, 45 के मासा से इसको डिवाइड करना है। तो मासा कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं। 3 संख्याएं, सबसे छोटी संख्या से छोटी वाली संख्या से थोड़ी बड़ी जो होगी उसमें भाग करते हैं। भाग करो, कितना आएगा, 15 एक 15 आ जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 या 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 15 से भाग करें, 15 में, इस 15 में भाग करेंगे 9 से, जो बचा शेष, तो एक बार जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर किस में भाग करेंगे, 9 में भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 6 आ जाएगा, 3। अब ये 3 आ गया, अब 3 से हम 6 में भाग करेंगे, 6 में 3 दूनी 6, जहाँ पर हमें शेष फल मिल गया 0, इसका मतलब ये मासा हो गया 3, ठीक। एक बार चेक कर लेंगे 3 से समय भाग जा रहा, हाँ जा रहा, तो 3 हो गया मासा, ठीक है, क्लियर। तो 3 जब मासा हो गया तो 3 से इसमें भाग करना है, कितना आ जाएगा 120, यही आंसर हो जाएगा 120। तो पहला आंसर सही होगा इसमें, क्लियर। तो आप लासा और मासा से संबंधित क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से पूछ रहा है, सबसे छोटा सार गुणज, सबसे बड़ा सार गुणनखंड, तो इनको भी सीख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछेगा एग्जाम्स में, तो अच्छी तरह सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज और डिवाइड बाई 90। तो 36, 54 और 60 का जो सबसे छोटा सार गुणज है उसको 90 से डिवाइड करना है। तो हमें केवल इसमें क्या पूछा गया, लासा को 90 से डिवाइड करना है। तो 36, 54 और जो 60 है इसका लासा निकालना है। लासा कैसे निकालेंगे हम लोग, लासा निकालना हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे 2 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 7 14 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर
2 से अभी एक बार और कर दें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा नहीं, और ये 15 आ जाएगा। अब 3 से कर लेते हैं डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 3 से अभी एक बार और जा रहा है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब 3 से जाएगा, 5 बचा, अब 5 से जाएगा डिवाइड होगा, सबकी जगह एक एक बच जाएगा, और लासा हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, एलसीएम हम इनका सबका मल्टीपल कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है ना, गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और 15 का मल्टीपल कर दो, और 2 दूनी 4, 3 12, नहीं 108, और 5 का मल्टीपल करना है, 5 8 40 का 0, और 4 और 5 एकल 5, 540। 540 को अब ये लासा हो गया, इसको डिवाइड करना है किससे, 90 से, बस डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आंसर हो गया 6। क्लियर, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरह से लिख दिया, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, बट होइए मत। सबसे छोटा सारगुणज मतलब लासा, ठीक है, सबसे छोटा सारगुणज का मतलब है लासा। तो आप लासा निकाल दीजिए और 90 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लासा निकालने का तरीका एक तो ये भागविद वाला है, एक तो गुणनखंड विद वाला है, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लासा, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या है तो लासा हो सकती है, या बड़ी संख्या से भी बड़ी संख्या लासा होगी, ठीक है। तो 60 हो गया। अब हमने देखा 54 जो है, 54 को गुणनखंड में लिखा हमने, 9 और 6 गुणनखंड हो गया। तो 9 और 6 से जब गुणनखंड किया तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 से 6 से तो भाग जा रहा है 60 में, लेकिन 9 से नहीं जा रहा, तो 9 लिख लिया यहाँ पर। और इसके बाद हमने देखा 36 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देख लें। और 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 12 3 36, ठीक है, 12 3 36 लिख सकते हैं, या 12 3 36 सही रहेगा। तो 12 3 36 है, तो 12 से 60 में भाग चला जाएगा, 3 से इसमें चलेगा, मतलब 36 से टोटल में भाग चला जाएगा इसमें। तो कुल मिला के लासा कितना हो गया, 540 हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते थे। और ये आपको नहीं सीखना है, क्योंकि शायद आप ना सीख, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, बट इसे मत सीखिएगा, इसे भाग विद से ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है सवाल लगाने में, तो आप इसे मत सीखें। अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल कितना है। तो 30, 36, 42 का सबसे छोटा सारगुणज मतलब लासा, और 30, 36, 42, 30, 36, 42 का हमें लासा निकालना है, और 30, 36 और 42 का हमें मासा निकालना है, ठीक। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विद से निकाल लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 21, ठीक। और ये आ जाएगा, 2 से भी एक बार और चला जाएगा भाग, तो 2 15 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, यहाँ पर 21 में नहीं जाएगा। अब चला जाएगा 3 से, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से एक बार चला जाएगा, और 5 और 7 से चला जाएगा, तो 5 7, 5 से चला जाएगा एक बार, तो ये एक आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 से चला जाएगा तो 7 लिख लेते हैं, ठीक। क्लियर, तो ये भाग विद से लासा निकालना आपने सीख ही लिया। तो लासा कितना हो जाएगा, एलसीएम, और उनका गुणनफल पूछा गया है, तो मासा भी निकाल लेते हैं। मासा कैसे निकालेंगे, 30 से हम 36 में डिवाइड करेंगे, 30 से 36 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 6 शेषफल बचेगा, 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब मासा कितना है, 6 ही है। एक बार भाग करके जरूर चेक कर लें, 42 में भाग जा रहा है 6 से कि नहीं जा रहा, बस इतना चेक करना रहता है। तो हमने चेक किया कि भाग जा रहा है, तो इसका मतलब मासा कितना है, मासा यहाँ पर 6 है, ठीक है। मासा कितना है, 6, मासा 6 है। और लासा कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लिखें हम, तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 36 पंचे हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15 3 18, 180, और गुणे 7, 18 सत्ते होता है 126, तो ये हो जाएगा 1260, ठीक है। एक बार मल्टीपल साइज कर लेना आप, कहीं गलत ना हो गया हो बाय द वे, बट है नहीं। तो 1260 आ गया, और 6 से इसमें मल्टीपल करना है, तो 6 से अगर मल्टीपल कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 से मल्टीपल करने के बाद 0, 6 3 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 6 1 7, 75 60, 75 60 आंसर फोर्थ, ठीक है, 75 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो हमें लासा निकालना था, मासा निकालना था, उनका गुणा पूछा गया था। तो लासा और मासा निकालना आप जानते ही हैं, भाग विद से लासा निकाल लीजिए, भाग विद से मासा निकाल लीजिए। सबसे सिंपल जो मेथड है लासा निकालने का यही है अगर देखा जाए, और वो डायरेक्ट करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ बार बार, वो अगर आप समझ गए हों तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़िए आप उस चीज़ को, डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
और ये क्वेश्चन है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 7 के गुणजों का योगफल। तो 21 और 49 के बीच 7 का गुणज 28 होगा, के बीच पूछ रहा है, 21 नहीं जोड़ना है। और 35 होगा, 42 होगा, 42 के बाद 49 आ जाता है तो बीच में नहीं रहा वो, ठीक। और डिवाइड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड मतलब मासा, ठीक है। एक बार जाएगा, डिवाइड कर दिया हमने, 5 शेषफल बचा, 5 से डिवाइड किया 25 को, तो मासा कितना आ गया, 5 बार जाएगा तो मासा आ गया 5, ठीक। मासा हो गया 5, अगर मासा हो गया 5 तो हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है इसको, तो ऐड कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 5 2 7 8 15 के 5 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यही आंसर सही हो जाएगा 21। बस आपको क्या करना था, सार गुणनखंड अगर सबसे बड़ा सार गुणनखंड है तो मासा निकालना है, सबसे छोटा सार गुणज पूछा गया है तो लासा निकालना है। ये सिखाया हमने, टाइम वाले क्वेश्चन सिखाए, और इसके अलावा हमने कवर किया है इस वीडियो में जो सवाल हैं स्थानीय मान और जातीय मान वाले। इस तरह के और भी सवाल हम कवर कर लेंगे अगले जो वीडियोज होंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, 3 या 4 वीडियोज बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो पीडियोलॉजिकल मैथ्स है और सीटेट में पूछी जा रही है, हर बार पूछी जाती है, तो उनकी क्वेश्चंस और उनकी कॉन्सेप्ट जो होगी, उनके अप्रोच जो है उनको भी कवर कर लेंगे अच्छी तरह से हम, ठीक है। तो एक लास्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे, सीटेट पेपर होने से पहले मैं सभी वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।